हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। पीटी रीडिंग फिलिप्स पीटी रीडिंग मॉड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग सेक्शन को। अक्सर पीटी स्टूडेंट्स को ग्रामर रूल्स भी पता होते हैं, लेकिन वो पीटी रीडिंग फिलिप्स को सॉल्व नहीं कर पाते। काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि किस तरीके से रीडिंग फिलिप्स को अप्रोच करना चाहिए। आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रीडिंग फिलिप्स को कैसे आपको सॉल्व करना है कम टाइम में विद हाई एक्यूरेसी। ऑल्सो गाइस, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जब आप पीटी रीडिंग फिलिप को रियल एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जानेंगे इन डिटेल। सॉल्व करेंगे हम गाइस बहुत सारे रियल एग्जाम क्वेश्चंस, और जो ग्रामर रूल्स हैं उनको इन सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे एंड आंसर को सॉल्व करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर देना लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप पीटी आइल्स स्टार्टिंग में स्ट्रगल करें, नंबर गिवन बिलो है, इस पे हमें कांटेक्ट करें। एंड एक गुड न्यूज है सारे पीटी एस्पिरेंट्स के लिए, पीटी यूनिवर्स इज नाउ इन मेलबर्न। अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं फेस टू फेस क्लासेस, कांटेक्ट करें हमें गिवन नंबर्स पे और अपना स्लॉट आज ही बुक करें। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीटी रीडिंग फिलिप्स की अगर हम बात करें, पीटी रीडिंग फिलिप्स के 5 से 6 क्वेश्चन रियल एग्जाम में आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कोलोकेशन। वन मोर टाइम, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कोलोकेशन। आज हम सॉल्व करेंगे कि सारे इससे मिक्स क्वेश्चन। एंड एक चीज आप जरूर कीजिएगा, इस सेशन को ज्वाइन करते हुए पेन और कॉपी अपने साथ रखिएगा। जो जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी उसको प्लीज लिखिएगा, एंड जब नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करें इन ट्रिक्स का यूज कीजिएगा। ऑल्सो गाइज, मेरे साथ जब मैं आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगी, अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा और पोस्ट करते रहिएगा। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीटी रीडिंग फिलिप्स को सॉल्व करने के लिए, अप्रोच करने के लिए। फर्स्ट थिंग, आपको समझना होगा बात किस बारे में हो रही है, यानी कि अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, बेसिक ग्रामर रूल्स हमें आने चाहिए। 10 ग्रामर रूल्स विद अदिति की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर, गो चेक कर लेना अगर नहीं चेक की है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्टेक्स्ट। जब हम पीटी रीडिंग फिलिप्स को सॉल्व करते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट है कि जैसे बात हो रही है एजुकेशन की, साइंस की, हेल्थ की, बात किस बारे में हो रही है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हो तो आपको पता होगा कि टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी क्या है। बहुत सारी वोकैबुलरीज होती है, लेकिन हमेशा जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप थोड़ा कैजुअल तरीके से बात करते हो, लेकिन अगर आप अपनी जॉब पे या अपनी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हो, थोड़े आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हो, यानी कि टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चौथी जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हम हमेशा आंसर पता ही पता होगा, नोबडी कैन गारंटी, लेकिन पीओई क्या है? पीओई यानी कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट करना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बच्ची तो ऑप्शंस बेस्ट हमारा आंसर होगा। सो करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को कर देना लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लाइन 1 को रीड कीजिए। इट इज टेम्पटिंग टू ट्राई टू प्रूव दैट गुड लुक विन वोट्स एंड मेनी एकेडमिक्स हैव ट्राइड। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं समझते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिस बारे में बात हो रही है। 90% ऑफ द लाइन टाइम लाइन 1 में होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड लुक की, और गुड लुक से कैसे वोट्स जीते जा सकते हैं, तो इट्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। क्लियर है आपको? एंड ऑल्सो आप टेंस देखिए, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, काफी बार रीडिंग फिलिप्स, मैं रीडिंग राइटिंग फिलिप्स का भी सेशन लेके आऊंगी, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगी कि टेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इज, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है, टेंस भी आपको क्लियर है। अब आ जाइए जहां पर ब्लैंक है, जब आप ब्लैंक की फर्स्ट पोजिशनिंग देखते हैं, बी वेरी केयरफुल, रीड अराउंड द ब्लैंक्स। यानी कि जब हमने ब्लैंक्स देखा, ब्लैंक के लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमें बहुत केयरफुली रीड करना होता है, क्योंकि उससे हमें हमारे आंसर को पहुंचने में बहुत इजी होता है। द डैश इज दैट ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रामर रूल बता रही हूँ, मैंने अपनी पुराने सेशंस में बताया, अगर आपको नहीं पता प्लीज लिख लीजिएगा। आफ्टर अ एंड द नाउन कम्स, अ एंड द के बाद क्या आता है? नाउन्स। अब मेरे को सारी ऑप्शंस नहीं देखनी, मुझे देखनी है यहाँ पर नाउन्स कौन कौन से हैं। अगर मैं देखूं nouns में, the passenger is that, the difficulty, the lie is that, the smirk is that, the beholder is that, the difference। काफी सारी ऑप्शंस मेक सेंस कर रही हैं। अगर आप डाउटफुल हैं, आगे चलिए, कम बैक
later on. Don't waste time on one blank. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. The dash is that beauty is in the eyes of the, again the के बाद नाउन आता है. अब ये एक प्रोवर्ब है, अगर आपने पढ़ी हो, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है. ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. अगर आपको ये प्रोवर्ब नहीं भी पता तो ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ, ब्यूटी किसी की आंखों में, तो कोई नाउन आएगा. अब यहाँ पर दो ऑप्शंस यहाँ पे मेक सेंस कर रही है, पैसेंजर और बी होल्डर. पैसेंजर कोई ट्रेन या गाड़ी नहीं चल रही है, पैसेंजर नहीं हो सकता. बी होल्डर, सेकेंड आंसर मेरा बहुत क्लियर है, बी होल्डर. एंड यू कैन नॉट होल्ड अ बी पॉलिटिशियंस फेस विदाउट अ वेल ऑफ एक्सट्रेनियस प्रेजुडिस. अब प्रेजुडिस क्या होती है? प्री जुडिस, पहले से ही कोई जजमेंट होना. जब आप रीडिंग फिलप्स को सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे, मैं डेली बेसिस के लिए आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि कैसे इंप्रूव होगी रीडिंग? सर्च करके मीनिंग. आप वोकैबुलरी, जो भी मुश्किल आपको वर्ड्स लगते हैं उसको गूगल पे सर्च करें, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. Does George Bush possess a disarming grin or a facetious? जब चीजें एंड या और से कनेक्टेड होती है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं. ये रूल नंबर 2 है, लिख लीजिए. When things are connected by and slash or same meaning or same parts of speech कम. सेम या तो मीनिंग वाले वर्ड्स आते हैं या सेम पार्ट ऑफ स्पीच आती है. बी क्या कह रहा है? क्या जॉर्ज बुश पोजेस करता है एक डिसआर्मिंग ग्रिन और अ फेसेटियस? अगर आपको ग्रिन का मतलब नहीं पता, मैं आपको ग्रिन का मतलब बता देती हूँ. आपको ये अपनी डेली बेसिस पे भी करना है. ग्रिन, दांतों को बीचने को, स्माइल करने को, एक तरीके की स्माइल है, एक्सप्रेशन है. इमेजेस जो होती है ना, वो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा टाइम तक रहती हैं. सो अगर आपको वर्ड्स को याद करने हैं, इमेजेस को देख लें. अब ग्रिन आप एक स्माइली से देख सकते हैं, ये ग्रिन होता है. अब यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्सप्रेशन आएगा. और यहाँ पर सारे वर्ड्स के हमें मतलब पता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है. स्मर्क हो सकता है या लाई, लेकिन एक्सप्रेशन क्या है इसमें? स्मर्क. डेली बेसिस पे आपको अपनी वोकैबुलरी को इस तरीके से इंप्रूव करना होगा. थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इफ यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी. और वोकैबुलरी जो होती है ना गाइस, ये इतनी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जिस वर्ड का मुझे मीनिंग पता है वो मेरा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं तुरंत बता सकती हूँ फ्यू सेकेंड्स में. तो ये है स्मर्क, इस तरीके का एक्सप्रेशन. सो यहाँ पर क्लियर है आंसर क्या हो सकता है. या कह रहे हैं कि जॉर्ज बुश के पास या तो हंसता है या स्मर्क, टेढ़ा हंसता है. एक्सप्रेशंस की बात हो रही है. सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्मर्क. कोई डाउट है आपको इसमें? आगे पढ़िए. इट्स हार्ड टू फाइंड एनीवन हु कैन लुक एट द प्रेसिडेंट विदाउट असेसिंग हिम पॉलिटिकली एज वेल एज. अब एज वेल एज एंड की तरह है. और जब मैंने कहा था ना आपको थिंग्स कनेक्टेड होती है एंड और से सेम मीनिंग या सेम पार्ट ऑफ स्पीच कम्स, यही रूल है. और इस रूल से मैं चारों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो 2 रूल स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. यहाँ पर एल बाय वाला दिख रहा है आपको? एल बाय वाला क्या होता है? एडवर्ब. ये देखो, एल बाय वाला एडवर्ब होता है. यहाँ पर भी एल बाय वाला आएगा, एडवर्ब आएगा. मतलब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, फिजियोलॉजिकली और फिजिकली. अब ये कह रहे हैं कि इट्स हार्ड टू फाइंड एनीवन, मुश्किल है देखना प्रेसिडेंट बिना उसे असेस करे पॉलिटिकली. जैसे आप कोई प्रेसिडेंट चूज करते हो, अब किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को चूज करते हो, क्या देखते हो? पहले उसकी पॉलिटिकल पार्टी क्या, और क्या देखोगे? बंदा दिखता कैसे. क्योंकि पॉलिटिक्स में एक्चुअली फिजिक बहुत मैटर करता है, कि बंदा मतलब उसकी लुक्स में वो चीज होती है. अक्सर कोई भी देख लीजिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर उठा लीजिए, उनकी लुक्स की अक्सर बात होती है, वो किस तरीके से बात करते हैं. अब फिजियोलॉजिकली दिमाग से रिलेटेड है. फिजियोलॉजिकली फाइन, दिमाग से रिलेटेड होता है वर्ड. अगर आपको नहीं पता, मैं इसका मीनिंग सर्च कर रही हूँ, आपको सर्च करके आपको बता रही हूँ, ताकि आपको फिजियोलॉजिकली, ये एक तरीके से एक वो इस तरीके से काम करना कि फंक्शन करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से, जैसे हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है और उनके पार्ट्स. क्योंकि यहाँ पर मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मुश्किल है पता लगाना कि कौन है प्रेसिडेंट, हु कैन लुक एट द प्रेसिडेंट बिना उसे पॉलिटिकली देखे हुए और फिजिकली. दैट मेक सेंस. अब हमारे पास रह गया ब्लैंक 1. वापस आ जाओ. हमें पूरा पैरा पता लगे कि वोट की बात हो रही थी, कि लुक्स को देख के बंदा वोट करता है. एंड मेनी एकेडमिक्स हैव ट्राइड. लास्ट आंसर भी वैसे अब देखो तो गुड लुक्स, लुक्स की बात थी, फिजिकली आना था यहाँ पे.
अक्सर गाइज अगर आप अपने टॉपिक सेंटेंस को दिमाग में रखोगे, बहुत क्वेश्चंस आप टाइम पे स्पेंड कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट सॉल्व करते करते क्वेश्चन सब्जेक्टिव भूल जाते हैं कि बात किस बारे हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वो आंसर को सॉल्व नहीं कर पाते। सो प्लीज ध्यान रखो, स्किमिंग करो, स्कैनिंग रखो, मेन टॉपिक क्या है। द डैश इज दैट द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। द अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है यहाँ पे डिफिकल्टी, द लाई, द डिफरेंस इज दैट। झूठ इज दैट, झूठ की हमारी बात ही नहीं हो रही, एलिमिनेट कर दो। दो ऑप्शन है, डिफिकल्टी, डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस इज दैट, बट डिफरेंस होता है कंपेयर करके, जैसे मैंने आपको और शाम को कंपेयर करा, मैं कहूँ कि डिफरेंस ये है कि ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट। यहाँ डिफरेंस नहीं हो रहा है, कि कह रहे हैं कि मुश्किल है बात, मुश्किल है क्योंकि गुड लुक से वोट्स आप जीतते हो। और प्रॉब्लम क्या है कि सुंदरता, हो सकता है आपको कोई चीज सुंदर लगे, मुझे सुंदर ना लगे, है ना, क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं है ब्यूटी की, सुंदरता देखने वालों की आंखों में है। समझ रहे हो? क्लियर है? ब्लैंक। बहुत सिंपल तरीके क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। एक बार सारे रूल्स में जो है फिर से जो है आपको रिवाइज करा रही हूँ, प्लीज इन रूल्स को अच्छे से देखिएगा, और फिर हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलेंगे। रूल्स जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ गाइस, प्लीज इन रूल्स को बहुत केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है, वो ये है कि स्किम एंड स्कैन। मतलब स्किम करो और स्कैन करो। अब स्किमिंग क्या है कि सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस को फाइंड करो, बात किस बारे में हो रही है। स्कैन, ब्लैंक की पोजीशनिंग देखिए, उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड, लेफ्ट राइट हैंड, उससे काफी आपको आइडिया मिलेगा। एक ब्लैंक का आंसर नहीं पता लग रहा, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, बाकी सारे सॉल्व करो, कम बैक एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। क्यों? क्योंकि इस टास्क में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ग्रामर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप देम इन योर हेड। ये नहीं कि मैंने रट रखे हैं, मुझे लगाने आने चाहिए। मैं भी आपको दोबारा सॉल्व कराऊंगी, बार बार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब तक आपको पेटी रीडिंग इजी ना लगे, क्योंकि जब आपको पेटी रीडिंग फिलिप्स इजी लगेंगे, तब जो है मैं समझूंगी कि मेरा काम हो गया है। फाइन। बेसिक ग्रामर रूल्स, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट को समझे। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पे है, इससे आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी समझ आएगी कि हाँ बात किस बारे में हो रही है, और वही वोकैबुलरी मुझे यूज करनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को हम अप्रोच। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे ध्यान से रीड कीजिएगा। रीड करके मुझे बताएं कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। Australia is a dynamic multicultural society viewed by many as the world's most desirable place to live. Basically ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। मल्टीकल्चरल क्या है कि अलग अलग कल्चर के लोग आके यहाँ रहते हैं, जैसे आप देख सकते हो डिफरेंट कल्चर्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, एंड अलग अलग कल्चर, इवन देश भी इतने सारे यहाँ के बसे हुए, इंडिया के भी लोग होंगे, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, हर तरीके के लोग हैं, मल्टीकल्चरल है। और यहाँ पे टोन भी आपको पता लग रही है, क्योंकि वर्ड्स मोस्ट डिजायरेबल है, पॉजिटिव टोन है, टोन भी बहुत हेल्प करती है। आगे आगे क्वेश्चंस में मैं आपको टोन का जो है यूसेज दिखाऊंगी। हियर फ्रैंक ट्रेसेस ऑस्ट्रेलियाज इंट्रूइंग एंड वेरिड हिस्ट्री टू। अब मैं आपको एक सिंपल रूल बता रही हूँ, इस रूल को समझिएगा। अगर आपको ये रूल नहीं भी पता है, काफी आपको हेल्प करेगा। आफ्टर टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फाइन। अब देखिए ऑप्शन देखिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब कौन कौन सी है? एग्जामिन है, एग्जाम्पलीफाई है, रिटेन्स है। तीन ऑप्शंस है, एग्जामिन है, रिटेन्स है, एग्जाम्पलीफाई। Here Frank traces Australia's varied history to dash how this society emerged. To retain how this society emerged. टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, एस यहाँ पे मेक सेंस ही नहीं कर रहा। तो एग्जाम्पलीफाई मतलब वो कह रहा है कि फ्रैंक जो है हिस्ट्री को यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल देने के लिए, फ्रॉम इट्स एंशियंट। एग्जामिन होता है पता लगाने के लिए, पर आप आगे रीड करो, फ्रॉम इट्स एंशियंट टू दिस एंड दिस, वो इन सब चीजों का यूज करे, एंशियंट एबोरिजिन का। एग्जाम्पलीफाई होता है किसी चीज से एग्जाम्पल देना, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दिया नहीं जा रहा कि एग्जाम्पलीफाई करेगी सोसाइटी, एग्जाम्पल दे दे के कि मर्ज कैसे हुई, वो पता लगा रहा है। एक बंदा फ्रैंक है, वो ट्रेस कर रहा है, यहाँ पर देखो ना वर्ड आ गया, ट्रेस कर रहा है। ट्रेस का मतलब क्या है?
पता लगाना, और फिर से पैराफ्रेजिंग है, सिनोनिम है ट्रेस का, कि पता लगाने के लिए एग्जामिन कर रहा है। गाइस मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लाइंस में ही आंसर होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको आंसर मिलेंगे। ट्रिक समझ लो मेरे से, सेशन में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टाइम पे होंगे, स्पीड भी हाई होगी, एक्यूरेसी तो होगी ही होगी। एग्जामिन आंसर यहाँ पर ही बता दिया था उसने, ट्रेस करा है। एंड हिस्ट्री के से भी एग्जामिन करा है, सेम वोकैबुलरी सेम वर्ड्स। यहाँ पे आ गया मेरा आंसर, एग्जामिन। आगे पढ़ते हैं। From its ancient Aborigine tribes and earliest British convict। Aborigine होते हैं आदिवासी। तो ये क्या कह रहे हैं कि पता लगा रहे हैं सोसाइटी मर्ज को ऐसे हुई पहली, इसकी जो प्राचीन आदिवासी ट्राइब्स हैं, एंड अर्लीस्ट ब्रिटिश कन्विक्ट। मैं फिर से वही रूल रिवाइज करा रही हूँ, वही रूल्स हैं, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। आफ्टर एंड और जो भी होते हैं ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच। एक तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है, इधर नाउन है उधर भी नाउन होता है, ये रूल है। और दूसरा सेम मीनिंग वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एंड देखा है, फ्रॉम इट्स एंशियंट ट्राइब्स एंड अर्लीस्ट ब्रिटिश ग्रुप। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी ऐसा आएगा, ऑप्शन देख लो। और नाउन है ट्राइब्स, तो यहाँ पर भी नाउन आएगा। शेल्टर है, सेटलमेंट्स है, एस वाला एक ही सेटलमेंट्स। आंसर आपका सेटलमेंट्स होगा इसका। लेकिन लेट से अगर आप मीनिंग पे जाएं, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर फ्रैंक ने बताया, ट्रेस करी ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पता लगाने के लिए कि सोसाइटी इमर्ज कैसे हुई, इसकी एंशियंट ट्राइब्स देखी, और अर्लीस्ट मतलब सबसे पुरानी ब्रिटिश की सेटलमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात हो रही है ना कि सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया बना कैसे है, एक तो इनके यहाँ पे जो लोग रहते थे, तो अलग अलग लोग आके यहाँ पे सेटल हुए हैं, सेटलमेंट सेटल से होने से है। एंड गाइज अगेन, अगर आपको वोकैबुलरी नहीं पता, आप शब्दों को तोड़ें। सेटलमेंट, 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 सेटलमेंट आया सेटल होने से, लोग जब आके बस गए, कम्युनिटी आके बस गई है। मैंने बताया ना कि अलग अलग प्रांतों के, देशों के लोग यहाँ के बस रखे हैं, वो हमारी सेटलमेंट है। तो आप जो है, और मीनिंग वाइज भी देखें, और कोई वर्ब, शेल्टर, ब्रिटिश कन्विक्ट, शेल्टर क्या हो सकता है? शेल्टर होता है जैसे घर जहां पे हम रहते हैं, उसको हम शेल्टर कहते हैं। To today's modern nation, one that dash strong links। अब ये भी रूल है, दैट या फिर विच के साथ, विच के बाद क्या आता है हमारा, एस या फिर ईएस। तो यहाँ पर हम देखें, रिटेन्स या रिफॉर्म्स, दो ऑप्शन है। देखो दो ऑप्शन है, रिटेन्स है और रिफॉर्म्स है। अब यहाँ पर दोनों में से बेस्ट मेरा आंसर होगा वन दैट डैश स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद इट्स पास्ट। रिफॉर्म्स लिंक्स विद इट्स पास्ट से रिटेन, लिंक्स हमेशा या बॉन्ड्स रिटेन किए जाते हैं। रिटेन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी किसी के साथ कोई लिंक है, आपने उसको बनाए रखा, कीप इट, कंटिन्यू करके रखना, समझ रहे हो? सो लिंक्स को रिटेन किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पे ये नहीं कि मैंने अपने आंसर्स की मीनिंग सर्च करे, जो वर्ड्स नहीं पता, रीफॉर्म है, दोबारा से बनाना। ठीक है, आपको उनके भी मीनिंग सर्च करने हैं। इवन अगर इस वर्ड में, इस पूरे पैराग्राफ में आपको और भी कोई वर्ड दिख रहा है, डे टू डे लाइफ की मैं प्रैक्टिस की आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि रीडिंग अगर इंप्रूव करनी है वो इजीली होगी। थोड़ा पेशेंस, थोड़ी प्रैक्टिस, सही रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इंप्रूवमेंट के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, वही रूल्स मैंने लगाए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, खाली आपको रूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। एंड देखिए, इस पूरे उसमें पैराग्राफ में आपने क्या करना है, अगर आपको किसको जो भी वर्ड्स नहीं पता, इन सब की लिस्ट बनाइए। फाइन इंट्रीग्यूइंग हो सकता है, ट्राइब्स हो सकता है, फाइन कलोनियल पास्ट हो सकता है। लिस्ट बनाइए, पेन एंड पेपर से इन वर्ड्स को लिखिए और इनको सर्च कीजिए, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। आप अलग अलग वोकैबुलरी वर्ड्स को, कोई कॉन्टेक्स्ट, ये वर्ड्स रिपीट होंगे किसी और क्वेश्चन में, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अब पढ़ते पढ़ते समझने लगोगे कि रीड क्या कर रहे हो। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो रीड करते हैं वो समझते नहीं है, और वो रट्टा मारा हुआ होता है उन्हें रूल्स का, रूल रूल रूल। कॉन्टेक्स्ट इज द की। ये जरूरी नहीं है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी, आई एम गोइंग टू लंडन, नाउन भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं कॉन्टेक्स्ट को समझ रही हूँ, हिस्ट्री टू, यहाँ पे तो वर्ब आएगी, क्योंकि पता लगाया जा रहा है ना, नाउन आ नहीं सकता। सो
अगर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ ली है, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, क्वेश्चन सॉल्व होगा टाइम से पहले होगा, लेट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे को पता नहीं है, मैं रट के ये रूल्स की खाली रह गए, आप आंसर सारे गलत मार्क करोगे। और ऑल्सो मैं आपको बता दूं, पेपर इतना इजी नहीं होगा कि ऑप्शन स्ट्रेट अवे आपकी आंखों के सामने होगी। आपको हमेशा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यानी कि ऑप्शनों को एलिमिनेट करना होगा, तब आप अपने आंसर तक पहुंचोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रूल्स प्लीज लिख लीजिएगा। ऑल्सो गाइज 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी लिख चुके हैं। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन पीटी नाटी आइल्स, आज ही हमें कॉन्टैक्ट करें, अपना स्लॉट बुक करें। 1-to-1 और ग्रुप क्लासेस अवेलेबल हैं। बेस्ट पार्ट है, इतनी सारी स्टूडेंट्स की सक्सेसफुल स्टोरीज के पीछे का राज हम जो है कई स्टूडेंट्स के बेस पे वर्क करते हैं। काफी स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं क्वेश्चनों को रटने की, और वो इसमें कहीं महीने वेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस रिपीट होंगे नहीं होंगे आपको कोई गारंटी नहीं कर सकता। ऑल्सो अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, स्टिल आप पीटी को पास कर सकते हैं इन सभी स्टूडेंट्स की तरह जो रोज अपनी सक्सेस स्टोरी पीटी यूनिवर्स के साथ लिख रहे हैं। कैसे? आपकी अंडरस्टैंडिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी आनी चाहिए, और बहुत सारा फीडबैक। गाइस जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन जो है फर्स्ट बारी में आप सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बार जब क्लास में आप स्ट्रैटेजी सीखेंगे टीचर्स के साथ और उन पे इंटेंसिवली वर्क करेंगे रियल एग्जाम क्वेश्चंस पे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ऑल्सो आपको पता लगेगा आप गलती क्या कर रहे हो। वो गलती पे हम बार बार वर्क करेंगे, देन डेफिनेटली इन स्टूडेंट्स की तरह आप भी हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। सो अगर आप पीटी में स्ट्रगल करें, कोचिंग हेल्पलाइन के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रहने जरूर कंटैक्ट करें और आज ही अपना स्लॉट बुक करें। लिमिटेड स्लॉट्स हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को एक बार में पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। सो कुछ ही स्टूडेंट्स को हम एक टाइम में पढ़ा पाएंगे। सो मेक श्योर करें अपना स्लॉट बुक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा मैं आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी सिखाऊंगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो माइट भी आप इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करें, बट डोंट वरी, स्ट्रैटेजी को समझिएगा जो मैं आपको समझाऊंगी। करते हैं रीड एक साथ। Impressionist painters were considered dash in their time because they broke many of the rules of the picture. बात किस बारे में हो रही है? सब्जेक्ट बताइए। पेंटर्स, पेंटर्स के बारे में बात हो रही है। वर कंसिडर्ड, पास्ट है, टेंस भी क्लियर हो गया। बिकॉज दे ब्रोक मेनी ऑफ द रूल्स, जब मैं आगे पढ़ रही हूँ रूल्स तोड़ते थे, टोन देख लो, कोई रूल तोड़ रहा है ना। अब आ जाओ, वर कंसिडर्ड डैश, शी वॉज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट, किसी तरीके का एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। दे वर कंसिडर्ड स्मार्ट, इस तरीके से कि उसे ऐसा माना जाता था। फाइन। और ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, अगर आप ध्यान से देखिए। वर कंसिडर्ड क्या क्या है, आइए एडजेक्टिव देखिए। एडजेक्टिव होता है विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताना, कोई चीज की क्वालिटी बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। वर कंसिडर्ड रेडिकल हो सकता है, रुथलेस हो सकता है। दो एडजेक्टिव्स हैं अब यहाँ पे। अब रुथलेस का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। रुथलेस का मीनिंग क्या होता है, नहीं पता? सर्च करें। जैसे हिटलर है, उसे रुथलेस माना जाता था। देखिए ये मीनिंग्स जो होते हैं, आप जितना सर्च करोगे इसमें टाइम लगेगा, बट इनको रटना नहीं है। अगेन रटना, रट के आप थोड़े टाइम तक वोकैबुलरी को याद रख सकते हो। अपने सेंटेंस को, मीनिंग को सर्च किया और देखो इसका वर्ड सेंटेंस पढ़ो। नो पिटी और कंपैशन फॉर अदर, इसके सिनोनिम्स पढ़ लो। क्रूएल, एंड ट्राई टू मेक अ सेंटेंस, इससे कोई सेंटेंस आप बनाएं, वोकैबुलरी आपके हेड में रहेगी। और इसकी कई प्रोनाउंसिएशन भी ruthless, आप चेक करें, इससे आपको रीड अलाउड में पीटी के बहुत हेल्प मिलेगी। तो रूथलेस का मतलब होता है क्रूअल। अब रेडिकल, रेडिकल का क्या मतलब होता है? रेडिकल, जैसे आपने कहा होगा कि हमें थोड़ा रेडिकल होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा प्रैक्टिकल, रेवोल्यूशनरी, दो मीनिंग्स होते हैं इसके लिए। देखिए रेवोल्यूशनरी, वो लोग जो कि कंप्लीट पॉलिटिकल या सोशल चेंज लेके आते हैं। रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कह सकते हो हिंदी में। सो पेंटर्स जो है वो रूल्स को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रूअल क्या होता है, जैसे हिटलर था, समझ रहे हो क्रूअलिटी क्या होती है। यहाँ पर टोन उस तरीके की नहीं है, ये रूल्स तोड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये रेवोल्यूशनरी है, बेसिकली ये रेडिकल आंसर है। आगे पढ़िए। बिकॉज दे ब्रोक मेनी ऑफ द रूल्स ऑफ द पिक्चर मेकिंग सेट बाय अर्लियर, पुरानी वो रूल्स तोड़ रहे हैं जो पुरानी, ऑप्शंस देखिए, सेट बाय अर्लियर ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, सोर्स, जनरेशंस।
सब्जेक्ट्स ने बनाए हैं रूल, ऑब्जेक्ट्स तो रूल बना ही नहीं सकते, एलिमिनेट कर दो। जनरेशंस, क्योंकि पुरानी पीढ़ियां, पुराने लोग रूल्स बनाते हैं, पुराने किंग्स, समझ रहे हो? जनरेशंस मेक सेंस। नेक्स्ट देखिए, they found many of their dash in life around them rather than in the history. They found many of their subjects भी हो सकता है, many of their origin source make sense नहीं कर रहा, they found many of their times, टाइम समय उनको मिले, मेक सेंस नहीं कर रहा, दे फाउंड मेनी ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, दो ऑप्शंस मेक सेंस अगर आपको कर रही है, इसे रखो। अगर आपको गाइस नहीं पता लग रहा, आगे चलो, आगे सॉल्व करके पीछे का आंसर बहुत बारी क्लियर होता है, और एग्जाम में टाइम कम होता है, तो एक फिलअप पे मैं बहुत टाइम लगा दूं, डजंट मेक सेंस, क्योंकि फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बहुत कम रह जाएगा। सो आगे चलते, दे फाउंड मेनी ऑफ देयर डैश इन लाइफ अराउंड देम rather than in history which was then the accepted dash of subject matter, सब्जेक्ट की यहाँ पे भी बात हो रही है। सो उनको बहुत सारे उनके क्या मिले, ऑब्जेक्ट्स मिले। ऑब्जेक्ट्स होते हैं चीजें, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास अभी पास में फोन भी है, मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे पास फोन भी है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। सो उनको बहुत सारे उनके सब ऑब्जेक्ट्स मिले लाइफ में, देन हिस्ट्री विच वॉज देन द एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर जो है, अब सेकंड में देखो, एक्सेप्टेड ओरिजिन या सोर्स, दो ऑप्शंस मेक सेंस कर रही है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 3 की मैं बात करूं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स मीनिंग वाइज मेक सेंस करो, यहाँ सब्जेक्ट मैटर की बात भी हो रही है। मैं आपको एक बार पीछे लेके जाऊंगी ताकि आप समझ सके कि सोर्स का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब होता है। एक होते हैं हमारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, थीम, टॉपिक या इशू, मतलब पर्सन या थिंग जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। कोई भी चीज हो सकती है जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। पेंटर्स क्या होते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, और वो किसी चीज को थीम के ऊपर पेंट करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने गार्डन की थीम पे पेंट किया है, या हो सकता है उनके मन में जो भी, मतलब वो देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, तो वो उनका एक तरीके से सब्जेक्ट मैटर, या फिर मैं उनकी कहूँ थीम बन जाती है। सो यहाँ पर बात उसी सब्जेक्ट की हो रही है, और करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट। उनके दे फाउंड मेनी ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, देयर है तो एससीएस तो आएगा आएगा, दो ऑप्शंस थी, सब्जेक्ट्स मेक सेंस करा, ऑब्जेक्ट्स नहीं मेक सेंस करा। ओके, विच वाज देन द एक्सेप्टेड डैश ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो उनको बहुत सारे उनके सब्जेक्ट्स थे, मतलब जिन भी जो भी उनकी थीम थी ना लाइफ में, वो उनको आसपास ही दिखे, हिस्ट्री तक नहीं जाना पड़ा, लाइफ वो देख रहे हैं, वहीं पे तो सब कुछ हो रहा है। जो कि तब एक्सेप्टेड क्या था, सब्जेक्ट मैटर कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ एक कोलोकेशन है गाइस, लिख लो। सोर्स ऑफ कोलोकेशन सबको पता होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सोर्स ऑफ जहां से कोई चीज पता लगती है, सोर्स, फाइन, जहां से कोई चीज आ रही है, कॉज, उसको हम कहते हैं, देखिए, गेम ऑरेंजेस आर अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। तो सोर्स ऑफ एक कोलोकेशन है, और एक कोलोकेशन बेस्ड है। कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है किसी को? सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल ट्रिक्स है, लेकिन वोकैबुलरी और जो कॉन्टेक्स्ट और जो थीम आएगी वो उन क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करेगा। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, रूल्स को समझ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं, वोकैबुलरी को, ग्रामर को, कोलोकेशन को, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे टाइम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलती हूँ कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो पीटी रीडिंग में अक्सर डर जाते हैं कि हम क्वेश्चंस में पीटी रीडिंग को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीटी रीडिंग को इम्प्रूव करना इजी है, डिफिकल्ट कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, पीटी रीडिंग को सॉल्व करना भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम इज कि हम क्वेश्चंस को रटने की तरफ चल रहे हैं। अब आप आईएलटीएस के लिए पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, रट्टा मारने से कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसेजेस डिफरेंट होते रहेंगे। अब कितने बीसीडी कितना रट लोगे, अब यहाँ पर आप कितना रट लोगे? सो डोंट क्रैम, समझ लो, समझ के उसको प्रैक्टिस करो, उस तरीके से नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा, टेक हेल्प ऑफ अ ट्रेनर। ट्रेनर जो आपको बता सके, माइंड को ट्रेन करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से नहीं करना, ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। मैं आपको बता दूं कि पीटी रीडिंग फिलअप्स को सॉल्व करते हुए हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, आसपास रीड करके आपको पता लग जाएगा कि बात किस बारे में हो रही है, और ये आंसर नहीं हो सकता तो फिर ये होगा। तो कभी कभी अगर आप 110% श्योर नहीं हो एक ऑप्शन के लिए, इट्स फाइन, एलिमिनेट करो बाकी ऑप्शंस को, अपने आंसर को मार्क करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डैश एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर ग्लोबल चैलेंज। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है और बात हो रही है वाटर की, ठीक है। एनवायरमेंट, वाटर, इस ये हमारा काइंड ऑफ टॉपिक सेंटेंस है। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट का अगर आपको मीनिंग नहीं पता, लेट मी टेल यू सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल जो है ये अगर हमने अपनी बचपन में भी पढ़ा है, इस तरीके से चीजों को यूज करना कि फ्यूचर जो है जनरेशन वो भी इस्तेमाल कर सके। एंड ये एनवायरमेंट से रिलेटेड वोकैबलरी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करो कि फ्यूचर की जनरेशन भी यूज कर सके। सो बेसिकली आप पानी देखें, पानी का एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है क्योंकि पानी जो है बहुत ज्यादा खपत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि पानी जल्द ही पृथ्वी पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। डैश एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट किस तरीके की, यहाँ पर क्या था, सस्टेनेबल इज एन एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव आएगा। कॉन्ट्रैक्शन, प्रपोर्शनली एडवर्ब है तो हो ही नहीं सकता। सस्टेनेंस, इक्विटेबल, इनइक्विटेबल हो सकता है। एक्सपेंशन एंड सस्टेनेबल मैनेज, एक्सपेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो जो ऑप्शन आपको लग रही है उनको रखो। अब दोबारा से देखो क्या ग्लोबल चैलेंज है, किस तरीके की ग्लोबल चैलेंज है। सस्टेनेबल एक है कि मतलब फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके, पॉजिटिव है। इनइक्विटेबल नहीं, हम इनइक्विटेबल तो ये होगा ना कि इक्वल नहीं, ये चैलेंज है। पर हम क्या चाहेंगे कि हर किसी को इक्वल चीज मिले, मतलब इक्विटेबल मेक सेंस करेगा, इनइक्विटेबल मेक सेंस नहीं करेगा। सस्टेनेंस क्या होता है, सस्टेनेंस क्या होता है गाइस, सस्टेनेंस होता है ह्यूमन सर्वाइवल। आपको नहीं पता, आपको मीनिंग्स को सर्च करके अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना होगा। सस्टेनेंस बेसिकली इस तरीके से चीजों को यूज करना जो ह्यूमन की लाइफ का सर्वाइवल है, ह्यूमन सर्वाइवल को हम सस्टेनेंस कहते हैं। देखिए, मेंटेन करना लाइफ को। सस्टेनेंस की बात तो हो ही नहीं रही, वाटर रिसोर्स का सस्टेनेंस नहीं होगा, ह्यूमंस का होता है। ह्यूमन से रिलेटेड वोकैबुलरी हटा दो। सो यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस तो कॉन्ट्रैक्शन खाली इक्विटेबल मेक सेंस करे कि इक्वल मैनेजमेंट करना, मतलब ऐसा नहीं कि पानी आपको ज्यादा मिल गया मुझे ज्यादा मिल गया, इक्वल। आपको अगर इतना पानी मिला मुझे भी इतना, इक्वल। और सस्टेनेबल इस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर सके। फाइन, क्लियर है आपको। About one third of the world population lives in countries with moderate to high water stress। मतलब आपको पता है जैसे दो तरीके की कंट्रीज है, डेवलपिंग और डेवलप्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास क्या है, उनके पास जो है रिसोर्सेस कम है, तो कह रहे एक तिहाई लोग हैं, हर देश की कुछ गरीब जो जनता है वो बहुत गरीब है, तो वो रह रहे हैं हाई वाटर स्ट्रेस में, उनके पास पानी नहीं है पीने के लिए। इंडिया में बहुत पॉपुलर है पानी, बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए, उसके कारण उनको बहुत बीमारियां भी होती हैं। So one third of the world population lives in countries with moderate to high water stress with dash impact on the poor। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता रही हूँ, इस रूल को प्लीज अच्छे से जो है यूज कीजिएगा। नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ। टू मॉडिफाई नाउन यूज एडजेक्टिव, मतलब नाउन के बताने के लिए, नाउन के बारे में अच्छी चीज बताने के लिए कि नाउन कैसा होगा। राम सुंदर है, राम इज अ हैंडसम। तो बॉय हो गया नाउन, नाउन से पहले हैंडसम ने बताया किस तरीके का लड़का है राम, हैंडसम, तो एडजेक्टिव हो गया। अब राम इज अ वेरी हैंडसम, राम बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का है, तो बॉय है नाउन, नाउन से पहले हैंडसम आया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कितना हैंडसम, बहुत ज्यादा हैंडसम है भाई, वेरी। मतलब एडवर्ब का काम क्या है, क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में, इसका एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। और भी काम है, अभी एक ही काम बता रही हूँ, जब आगे आएंगे तो और भी मैं बताऊंगी। मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। इज इट क्लियर। सो ये कह रहे हैं कि वन थर्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है कंट्रीज में जिनमें मॉडरेट टू हाई वाटर स्ट्रेस है विद डैश इम्पैक्ट। अब हमारे पास जो होते हैं एल वाई वाले, मैंने आपको बता दिया, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। एल वाई वाले हमारे एडवर्ब्स हैं।
दो ऑप्शंस हैं, विद प्रोपोर्शनली हाई इम्पैक्ट और है डिस। अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, सफिक्स होते हैं आगे जो वर्ड्स लगते हैं, एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब इसका क्या बेनिफिट है, डिसएडवांटेज मतलब ड्रॉबैक होता है। डिस नेगेटिव जो है हमारा एक तरीके तरीके का सफिक्स है। क्लियर है? तो प्रपोर्शनली, प्रोपोर्शनली मतलब इक्वल 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 इक्वल, तू भी इतना ले मैं भी इतना। डिसप्रपोर्शनली, डिसप्रपोर्शनेटली का क्या मतलब है, डिस, डिस से आ गया ना नेगेटिव, प्रोपोर्शनेट नहीं है वो, प्रोपोर्शनेट इक्वल है, डिसप्रोपोर्शनेटली अनइक्वली। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि पढ़ के ही पता लग रहा था, क्योंकि 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन रह रही है हाई वाटर स्ट्रेस में, विद डैश इम्पैक्ट ऑन पुअर। किस तरीके का इम्पैक्ट है? आपको पता है कि गरीबों के ऊपर जो है ज्यादा इम्पैक्ट है, तो डिसप्रोपोर्शनेटली अनइक्वल हाई इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि पुअर्स पे इक्वल तो है नहीं कि गरीबों और अमीरों पे इक्वल है, अनइक्वल है कि पुअर्स के ऊपर ज्यादा बुरा इम्पैक्ट है। लग रही है समझ? आगे आ जाओ। विथ करंट प्रोजेक्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जैसे जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब की क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियां भी बढ़ रही हैं, एंड द डैश ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर इन द नेक्स्ट 2 decades, वाटर डिमांड विल राइज टू लेवल्स दैट विल मेक द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रही है, और इरिगेटेड एग्रीकल्चर क्या हो रहा है इसका, कॉन्ट्रैक्शन। सारी चीजें पॉजिटिव है ना, पॉपुलेशन की भी ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल भी डेवलपमेंट हो रही है, और क्योंकि वाटर डिमांड बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन अगर कम होगी चीज, तो वाटर डिमांड तो नहीं बढ़ेगी। लॉजिक समझो रहे हो? मैं दोबारा समझा रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आया दोबारा स्क्रीन पे ध्यान से देखो। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डेवलप कर रही है, और इरिगेटेड एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, ये पूछ रहे, ब्लैंक है। वाटर डिमांड तो तभी बढ़ेगी ना जब जैसे पानी बढ़ता जा रहा है, तो पानी की डिमांड तभी बढ़ेगी। अब इरिगेटेड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत पानी लगता है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बताओ? ऑफ कोर्स एक्सपेंशन होगा। ठीक है? दैट विल मेक द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर फॉर ह्यूमन मोर डिफिकल्ट। ह्यूमन इक्विटेबल तो हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ह्यूमन प्रोपोर्शनली मोर डिफिकल्ट, ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन मेक सेंस नहीं कर रहा, ह्यूमन इनइक्विटेबल। दो ऑप्शंस है यहाँ पे, human sustenance and human demand more difficult. Water demand will rise to the level that will make the task of providing water for human demand, दोनों बार डिमांड, डिमांड बड़ा रिडंडेंट साउंड कर रहा है। और वैसे मैं आपको सस्टेनेंस का मतलब बता चुकी हूँ, ह्यूमंस का सर्वाइवल, ह्यूमंस का सपोर्ट, इट्स अ काइंड ऑफ कोलोकेशन। ह्यूमन सस्टेनेंस का मतलब होता है कि ह्यूमंस जो इकट्ठे रह रहे हैं, जैसे लाइक ह्यूमंस हैं, उनको रहने के लिए नेसेसिटी है पानी ना, तो ह्यूमंस का सर्वाइवल, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल है। ह्यूमन डिमांड मेक सेंस नहीं करता, ह्यूमन, और वैसे भी ह्यूमन बहुत सारे हैं, डिमांड नहीं उनकी है, ह्यूमंस का सर्वाइवल है, पानी नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसलिए पानी जो उसे सही से इस्तेमाल करे। क्वेश्चंस गाइस बहुत सिंपल है, मैं आपको ये रूल्स के ऊपर वीडियो बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज देखिएगा। हो सकता है आपने कहीं और से रूल सीखे और आपको उस तरीके से ना आए हो जैसे मैं सिखा रही हूँ, कि सिखाने को और सीखने का तरीका बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट। मैं चाहती हूँ आप सॉल्व करें क्वेश्चन, मैंने आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व करके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। आई गिव यू सम टाइम, प्लीज इसे सॉल्व कीजिए। गाइस मैं आपको बता दूं कि रीडिंग के बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी आप करके जाएं एग्जाम से पहले। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रीडिंग जो है वो इजी ही आएगी, तो मतलब ना ही करो, तुक्का मार लो, बट रियल एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे या नहीं होंगे गारंटी करना मुश्किल है। ब्लैंक्स की पोजिशनिंग बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज की जा रही है, नए क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा एडिशन हो रहा है। कॉन्सेप्ट को समझो, बार बार कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठा लो कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, माइंड को ट्रेन करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड आपका माइंड वंडर्स कर सकता है। क्वेश्चन तो बहुत छोटी चीज है। सो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं रीडिंग इंप्रूव हो ही नहीं सकती, आपके जैसे स्टूडेंट्स 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर रहे हैं। सेम, जरूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश थी कैसी, अब आप उस पर वर्क कैसे कर रहे हो, इसके लिए पूरी इंग्लिश नहीं इंप्रूव करनी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए क्यों स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम उन चीजों पे वर्क करते हैं जो एग्जाम में बार बार आ रही हैं और जो एग्जाम में आएंगी।
वो चीजों के लिए आपके माइंड को हम उस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा अचीव कर सके. सो आई गिव यू फ्यू मिनट्स, अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना शुरू कर दीजिए. ये टॉपिक सेंटेंस बताओ पहले क्या है. ओके okay. मैं आपको इकट्ठे सॉल्व कराती हूँ. काफी कोई लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे. जिन्होंने कर लिए अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें. जिनके आंसर सबसे ज्यादा सही होंगे उनको मैं तुमकी शाउट आउट. गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं. डिसेंडेंट्स आपको कुछ कुछ वर्ड्स नहीं भी पता होंगे, आगे पढ़ के पता लग जाते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, सर्च इट. जितनी ज्यादा अपनी नॉलेज और वोकैबलरी को बढ़ाओगे ये काफी आपको हेल्प करेगी. और इसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ नॉवेल्स को पढ़ने लग जाओ, डेली रीड करो. एटलीस्ट जो रीडिंग के क्वेश्चन है उनकी वोकैबलरी तो सॉल्व करो ना. उनकी वोकैबलरी तो सर्च करो, उनकी नहीं सर्च करो और क्वेश्चन को ऐसे हवा में सॉल्व कर रहे हो. डजंट मेक सेंस. इंप्रूव कैसे करोगे. डिसेंडेंट्स ऑफ द माया लिविंग इन मेक्सिको. डिसेंडेंट्स क्या होते हैं. एक होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज. और एक होते हैं हमारे डिसेंडेंट्स, मींस जो हमारे सक्सेसर्स हैं. फाइन. जो हमारे जो है एंसेस्टर से आ रहे हैं. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसेंडेंट्स की. जो माया थे उनकी जो नेक्स्ट लोग आए. इन मेक्सिको still समटाइम्स रेफर टू कॉर्न. एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐसे दिखाती हूँ, क्लियर है अब ये. रेफर टू जो है एक कोलोकेशन है गाइज. आप इसको भी कॉपी पे लिख लें. बहुत बार रीडिंग को क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप देखोगे कोलोकेशन पे ब्लैंक ना भी हो, पर ये कोलोकेशन पता है. रेफर टू मुझे पता, आपको बता रही हूँ कि कोलोकेशन है. कोलोकेशन की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है. इनकेस आपने वो नहीं देखे देख लो. और इम्पोर्टेंट कोलोकेशन जो एग्जाम में आ रही है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है. और कोलोकेशन लिस्ट को यूज क्या करना है उस पर भी वीडियो बना रखी है. मतलब चैनल पर बहुत कुछ है. गो चेक दैट. सो यहाँ पर हम बात करें डिसेंडेंट्स जो रह रहे हैं मेक्सिको में, वो अपने आप को कहते हैं कॉर्न पीपल. ठीक है, कॉर्न खाने वाले कॉर्न की बात हो रही है. द फ्रेज इज नॉट इंटेंडेड एज मेटाफर, की कह रहे कि मेटाफर नहीं है. रादर इट्स मेंट टू डैश देयर इंडिपेंडेंस. टू के बाद यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वर्ब्स देखो. टू एक्सीड, टू एक्नॉलेज. दो ऑप्शंस है मेरे पास. अब दोनों को फिट करके देखो. द फ्रेज इज नॉट इंटेंडेड एज मेटाफर, रादर इट मीन्स टू एक्नॉलेज देयर डिपेंडेंस ऑन ग्रास. एक्नॉलेज मेक सेंस कर रहा है यहाँ पे. ये कह रहा है कि वो अपने आप को कॉर्न पीपल कहते हैं. और ये इसलिए कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि इनकी डिपेंडेंस है ग्रास पे. मतलब वो खाते होंगे. डिपेंडेंस का मतलब तो यही हुआ ना. अब एसीड का मीनिंग आपको नहीं पता था, लेकिन स्टिल आपको ये ऑप्शन मेक सेंस करिए तो ये आंसर हो सकती है. अब रियल एग्जाम में अगर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता तो एनी हाउ मैं इसका मीनिंग सर्च कर भी नहीं सकती हूँ. लेकिन डेली प्रैक्टिस के लिए मुझे क्या करना है, मुझे मीनिंग सर्च करना है ताकि मैं समझ सकूं कि क्यों मेरा आंसर यही आंसर है. मैंने हवा में नहीं सॉल्व किया, मैंने सर्च करके समझा कि वोकैबुलरी वाइज मीनिंग वाइज फिट इन नहीं हो रहा. एसीड होता है अग्री करना डिमांड को. यहाँ पे कोई अग्री कोई डिमांड की बात नहीं हुई. अग्री तो उससे क्या ही करेंगे. तो रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है ट्रिक को, और डेली प्रैक्टिस में क्या करना है, दोनों चीजों को समझो. द डैश ऑफ देयर डाइट फॉर ऑलमोस्ट 9,000 years. रूल. रूल पे आ जाओ. द के बाद क्या आता है, एंड द के बाद नाउन. द डैश ऑफ देयर डाइट फॉर ऑलमोस्ट 9,000 years.
नाउन में यहाँ पे द मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर डाइट है, डिस्क्रिप्शन तो डाइट की नहीं होती। डिस्क्रिप्शन डाइट की डिस्क्रिप्शन जैसे होती है ना कि मैं किसी की कोई कोई चीज किसने चोरी करी, डिस्क्रिप्शन है उसकी डाइट की। द स्टेपल ऑफ देयर टाइप, द स्टैंडर्ड ऑफ देयर डाइट, नाउन्स हैं सारे। अब इसमें से आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करने की क्या हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो, रीड करो, री रीड करो। डिसेंडेंट जो है वो मेक्सिको में रहते हैं, उन्हें कौन पीपल कहते हैं। फ्रेज इज नॉट इंटेंडेड एज मेटाफर, रादर इसलिए यूज करें कि उनको बता सके उनकी डिपेंडेंस है ग्रास पे। द डैश ऑफ देयर डाइट फॉर ऑलमोस्ट 9,000 ईयर्स, द स्टेपल ऑफ देयर डाइट, द स्टैंडर्ड, द डिस्क्रिप्शन, द मैनिफेस्टेशन। देखिए अब यहाँ पर वोकैबुलरी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड ऑफ देयर डाइट मेक सेंस नहीं कर रहा, मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। जैसे स्टैंडर्ड होता है ना कि इतना स्टैंडर्ड है भाई, इतने, जैसे कोई कहीं पे आप काम करो तो स्टैंडर्ड इतना पे रेट होगा, या किसी भी चीज का स्टैंडर्ड होता है, लिविंग का भी स्टैंडर्ड होता है। द डिस्क्रिप्शन क्या होती है फॉर देयर डाइट। यहाँ पर ग्रास की बात हो रही है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी चीज का डिस्क्रिप्शन, वर्णन दिया, बट यहाँ पर वर्णन नहीं है, ग्रास को वो कोरिलेट कर रहा है कि वो डिपेंड करते हैं ग्रास पर, ये है उनकी डाइट। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैं आपको इसका मीनिंग एक बार बता रही हूँ, एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। इट्स अ हाई वोकैबुलरी वर्ड रिपीटेड लॉट्स ऑफ टाइम्स इन पीटी रीडिंग। मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज को जैसे प्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना। फाइन। द डैश ऑफ देयर डाइट, यहाँ पे ग्रास की बात हो रही है। ग्रास क्या है, स्टेपल। स्टेपल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। स्टेपल होता है मेन पार्ट। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। स्टेपल का मतलब ये भी होता है स्टेपलर से स्टेपल कर देना। ये देखिए, हम्म, मेन पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, स्टेपल ऑफ, स्टेपल ऑफ, जैसे कोई कोई किसी चीज का मेन पार्ट है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो स्टेपल ऑफ कोलोकेशन भी है गाइस। देखिए कोलोकेशन भी है, आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता रही हूँ कि क्रास की बात बता रहे हैं कि इफ डिपेंडेंस है इनकी, डिपेंडेंस ऑन कोलोकेशन है, ये भी लिख लो कॉपी पे। द डैश ऑफ देयर डाइट क्या है, स्टेपल है, मतलब मेन पार्ट है डाइट का। मतलब जो मैक्सिको है इनको कौन पीपल कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, मतलब ये चीज बताई जा रही है कि ये ग्रास पे डिपेंड करते हैं, खाते ग्रास है ना। और ये क्या है, मेन पार्ट है इनकी डाइट का 9,000 सालों के लिए। तो स्टेपल हो गया ना हमारा आंसर, समझ रहे हो। स्टेपल ऑफ इज कोलोकेशन, मीनिंग वाइज भी यही जा रहा है। 40% ऑफ द कैलोरीज मेक्सिकन ईट्स इन अ डे कम्स डायरेक्टली फ्रॉम, जो खाते हैं वो कौन से आता है। सो जब एक मेक्सिकन कहता है मेज और कॉर्न वॉकिंग, इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कि कह रहे हैं कि इतना ज्यादा, इतनी सारी कैलोरीज तो इनकी कौन से आ रही हैं। फाइन। और इसका एग्जांपल टॉर्टिला से, खाने की चीज है, इसके आजकल वो भी आते हैं पैक्ड प्रोडक्ट्स। जब तू कह रहे हैं कि जब मैक्सिकन कहते हैं मैं मेज हूँ, कॉर्न वॉक कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है और फैक्ट है, मतलब ये क्योंकि वो खा रहे हैं इतना कॉर्न, तो वो एक तरीके से खुद को भी कह रहे हैं कि मैं मेज हूँ, मैं कॉर्न नहीं हूँ भाई। इसलिए अपने आपको कॉर्न पीपल कह रहे हैं ना। वेरी सब्सटेंस ऑफ द मैक्सिकन बॉडी इज टू कंसिडरेबल एक्सटेंड अ डैश ऑफ दिस प्लांट। अगेन के बाद नाउन आते हैं, ऑप्शन देखो नाउन क्या, डिस्क्रिप्शन, मैनिफेस्टेशन, स्टैंडर्ड। तीन नाउन्स है मेरे पास। अब तीनों को फिट करके मीनिंग वाइज आप देखो, आपको आपका आंसर पता लग जाएगा। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, जो जो ऑप्शंस आपके पास, तीन ऑप्शंस है, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, फिर यही हो सकता है। So when a Mexican says a maze or corn walking, it is simply a statement of fact. The very substance of the Mexican body is to considerable extent a standard of this plant. मेक सेंस नहीं कर रहा कि एक स्टैंडर्ड है उस प्लांट का। अ डिस्क्रिप्शन और मैनिफेस्टेशन। डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज का वर्णन कर देना, कि जैसे मैंने कोई किताब लिखी, मैंने कोई वीडियो बनाई, और उसका डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि वीडियो दोस्तों इस बारे में है, देख लेना, नहीं तो पीटी क्लियर नहीं होगी। पर वो ये नहीं है। इट इज सिंपली कह रहे कि वेरी सब्सटेंस जो मैक्सिकन बॉडी का वो है कंसिडरेबल एक्सटेंट अ, खुद डिस्प्ले है ना इस प्लांट के, तभी तो कह रहे हैं कि वो हम चलते भी तो हम कॉर्न पीपल है, क्योंकि हम मेज ही खाते हैं।
सो ये कह रहे हैं कि जो उनकी मेक्सिकन्स की बॉडी है ये एक तरीके से प्लांट का क्या है, डिस्प्ले, मतलब क्योंकि ये कॉर्न नहीं खा रहे हैं ना ज्यादा, तो आप देखोगे तो इनकी बॉडी उस तरीके से, तो ये खुद प्लांट का क्या है, मैनिफेस्टेशन है, डिस्प्ले एक तरीके से, डिस्क्रिप्शन होता है, लिखना, वर्णन नहीं हो रहा है यहाँ पे। स्टैंडर्ड ऑफ दिस प्लांट मेक सेंस नहीं कर रहा, आंसर मैनिफेस्टेशन है। क्लियर है ना? एंड गाइस लेट से अगर आपको मैनिफेस्टेशन का मीनिंग नहीं पता था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर कैसे? ये ऑप्शन नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्लांट मेक सेंस नहीं कर रहा, हटा दो, तो फिर यही होगा। अब आप अब रियल एग्जाम में वोकैबुलरी सर्च नहीं कर सकते हो, तो POE, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को लगाओ, और ये नहीं कि एक ब्लैंक पे बहुत टाइम वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस है, अगर आपने एक ब्लैंक पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बाकी क्वेश्चन से टाइम कम होगा। समझ रहे हो? तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम में अप्लाई करोगे, क्वेश्चंस टाइम से पहले सॉल्व करोगे। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज सॉल्व करो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन फूड से रिलेटेड है, कॉफी से रिलेटेड है, और कॉफी एक्सपीरियंस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोग इसको टाइम से पहले सॉल्व कर पाओगे। सो टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करो, टॉपिक सेंटेंस को पहले फाइंड करो, रूल्स लगाओ ग्रामर के, क्या क्या नहीं हो सकता एलिमिनेट करो। टाइम स्टार्ट होता है अभी, और मैं चाहती हूँ सब स्टूडेंट्स के आंसर्स कमेंट सेक्शन में हो, नहीं पता तो भी ट्राई करो। ओके, सो काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर आ चुके कमेंट सेक्शन में, आइए सॉल्व करते हैं एक साथ। जो लोगों ने नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहे हो, सॉल्व करो और साथ साथ ट्राई करो। अगर आप सॉल्व ही नहीं करोगे, इंप्रूव नहीं करोगे। ऑप्शंस जो मैं बार बार ट्रिक्स बता रही हूँ, टॉपिक सेंटेंस समझो। कॉफी इज एंजॉयड बाय मिलियंस ऑफ पीपल एवरीडे, कॉफी की बात हो रही है, टेंस प्रेजेंट है। इन कॉफी एक्सपीरियंस हैज बिकम अ डैश ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड कल्चर, कोलोकेशन है, लिख लो कॉपी पे, मॉडर्न लाइफ एंड कल्चर। ऑल्सो मैंने आपको बताया कि जब चीजें एंड से कनेक्टेड होती है सेम चीजें आती हैं, लाइफ की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, लाइफ पे नाउन है, कल्चर भी नाउन है। सो क्या बन चुके हैं? के बाद नाउन, ऑप्शन देखो, हैज बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ अवर मॉडर्न लाइफ एंड कल्चर, स्टेपल, दो ऑप्शन है, मेक सेंस कर रही हैं। सो कॉफी बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं, एंड अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्टेपल ऑफ कोलोकेशन है, और स्टेपल ऑफ मतलब मेन पार्ट है, ये भी मैंने अभी पुराने क्वेश्चन पे सॉल्व कराया है। सो अब आप देखोगे कि पहले कॉफी लोग इतनी नहीं पीते थे, बट अब स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब लाइक राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे लोग कॉफी सुबह पीते ही पीते हैं, मतलब काम करना है, एनर्जी चाहिए, कॉफी, और दिन में एक नहीं दो तीन कॉफी लोगों की हो जाती है, काम करते 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 करते, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। आप कॉर्पोरेट में जाओगे, कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉफी की वहां पर मशीन जो है वहां लगी हुई, लोग पीते रहते हैं पूरे दिन में दो दो तीन तीन, क्योंकि काफी देर तक लैपटॉप के आगे काम करना होता है। तो ये क्या बात हो रही है, कॉफी की लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कॉफी मेन पार्ट बन चुके हैं हमारे कल्चर का, मतलब कॉफी भी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पीते ही पीते हैं। स्टेपल ऑफ कोलोकेशन है, तो कोलोकेशन के कारण ये आंसर हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या बन गया हमारा लाइफ का? कॉफी स्टैंडर्ड नहीं बना, फोन्स वगैरह जैसे हैं कि लोग खरीद ही रहे हैं। सो स्टेपल ऑफ, मेन पार्ट ऑफ, स्टैंडर्ड ऑफ आवर लाइफ, ये मेक सेंस नहीं कर रहा। वाइल, अब देखो मैं आपको पुरानी वीडियोस में, पुराने सेशंस में बता चुकी हूँ, जैसे ही आप कोई कनेक्टर देखते हो, ट्रांजिशन वर्ड भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, या फिर कोई इस तरीके के कनेक्टर्स होते हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वाइल कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, कंट्रास्ट समझते हो? जबकि मैं कहूंगी, जबकि मैं तो इसकी वेट करी थी, ये नहीं आया, कंट्रास्ट है ना, मैं वेट करी हूँ, वो आया नहीं।
तो while is used for contrast. while जबकि जो करंट बॉडी ऑफ रिसर्च रिलेट करती है इफेक्ट ऑफ कॉफी कंजम्पशन ऑन ह्यूमन हेल्थ हैज बीन, तो यहाँ पर एक तो आप ये कोलोकेशन लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेटेड टू, दिस इज ऑल्सो कोलोकेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आगे किसी फिलिप में देखने को मिल सकते हैं। While the current body of research related to the effect of coffee consumption on health has been dash study dash dash dash, इतने बड़े वर्ड्स को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कब स्टडी हुई किसने की उससे कोई मतलब नहीं है। दिस फाउंड दैट बेनिफिट्स, जो है बेनिफिट्स की बात करिए। अब यहाँ पर टोन कैसी हो रही है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो वाइल कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ टोन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। समझ नहीं लगी आपको, दोबारा रिपीट करा रही हूँ, प्लीज नोट डाउन करो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ना ट्रांजिशन वर्ड्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा है, यहाँ पे देखो, while the current body of research related to the effects has been, जबकि जो है रिसर्च के जो इफेक्ट्स हैं कैसे हैं नहीं पता लग रहा, पुरानी से तो लोग पॉजिटिव ही थी टोन। अब आगे पढ़ के लेकिन देखूं मैं, स्टडी इन द जून दिस एक स्टडी करी है एक इंस्टीट्यूट ने, उनको लग रहा है कि उनको पोटेंशियल बेनिफिट्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आनी चाहिए। अब नेगेटिव वर्ड क्या है, कॉन्वेंशनल है, कॉन्ट्राडिक्टरी, आउटवे वे तो कुछ हुआ ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या क्या रहा है, मीनिंग वाइज है। जो करंट जो रिजल्ट्स है कॉफी कंजम्पशन के वो कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, क्योंकि काफी लोग ये मानते हैं कॉफी पीने से क्या होते हैं, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं। इवन मेरी मम्मी मुझे बचपन में कॉफी बहुत पीने नहीं देती थी। सो वी कह रहे हैं कि करंट बॉडी ऑफ रिसर्च ने बताई जो कॉफी की कंजम्पशन ह्यूमन हेल्थ पे वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। स्टडी जो हुई है उसने कहा कि बेनिफिट्स हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमें तो लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन उसने कहा कि कॉफी पीने के बेनिफिट है। ये देखिए यहाँ पर आएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। पोटेंशियल बेनिफिट्स जो कॉफी ड्रिंकिंग के वो डैश करते हैं रिस्क को, मेजोरिटी ऑफ मेजर हेल्थ आउटकम्स रिजल्ट्स होते हैं। सो उनको ही पता लगे कि जो पोटेंशियल बेनिफिट्स है ना मॉडरेट कॉफी ड्रिंकिंग के, वो क्या करते हैं, रिस्क को, बेनिफिट को कंपेयर किया जा रहा है रिस्क से। सो एक इंस्टीट्यूट ने फाइंड किया जो बेनिफिट्स हैं वो क्या करते हैं, कन्वेंशनल करते हैं। कन्वेंशनल यहाँ पे मेक सेंस नहीं कर रहा है, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल को कहते हैं, कोई चीज कन्वेंशनल होती है। स्टैंडर्ड द रिस्क, वे द रिस्क, आउटवे मेक सेंस कर रहा है। अब यहाँ टोन पढ़ के देखो, आउटवे का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि बेनिफिट ज्यादा है, वैसे ये ना अग्री डिसअग्री वाली स्टेटमेंट होते हैं, डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, लाइक दिस, बेनिफिट आउटवे डिसएडवांटेज, मतलब आपको क्या लगता है कि बेनिफिट डिस आउटवे करते हैं रिस्क को। एंड ये बहुत ज्यादा ऐसे की स्टेटमेंट्स में ये चीज होती है। यहाँ पर आप पढ़ के देखो, एक इंस्टीट्यूट है उसने फाउंड करा कि जो बेनिफिट्स हैं मॉडर्न कॉफी ड्रिंकिंग के वो आउटवे करते हैं रिस्क को, मतलब ये पता लगे कि बेनिफिट ज्यादा है, आउटवे वे मतलब इक्वल, वे कर दिया, वेट कर लिया मैंने, आउट वे को ज्यादा कर दिया। लग रही है समझ कि इतनी एनर्जी मैं आपकी सिखाने में लगा रही हूँ ताकि आप लोग सीखें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेशन दो, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे सेशंस को शेयर करो, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक हर जगह फॉलो करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डेली प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि कहीं रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही है तो जरूरी है कि आप एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, एक कोचिंग को ज्वाइन करें जो इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर सके। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज गलत है। उनके इंस्टीट्यूट ने कहना है कि रीडिंग है, रीडिंग तो रट के हो जाएगी, कोई भी चीज रट के नहीं हो सकती, लेकिन समझ के इजिली हो सकती है। सो माई सिंसियर सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट जो भी पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीटी क्लियर करना चाहते हैं, ट्रिक समझो, ट्रिक्स को क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रिक्स गलत है, अगर आप क्वेश्चंस जो है सही टाइम पे सॉल्व नहीं करोगे, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं दे रही हूँ आपको 2 मिनट्स एंड सेम ट्रिक्स है। स्टेप नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस को सीखना है, समझना है, टेंस देखना है, टोन देखनी है। स्टेप नंबर 2 ब्लैंक देखना है, ब्लैंक की पोजिशनिंग देखनी है, लेफ्ट हैंड राइट साइड देखना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करना है और फिर ऑप्शन बेस्ट को सिलेक्ट करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, इसे सॉल्व करो।
मार्क करिए गाइस अपने आंसर्स को क्विकली, फिर मैं सॉल्व कराऊंगी। एंड सॉल्व करते हुए जब आप इनिशियली डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आप टाइमर के साथ करें, क्योंकि आप इनिशियली कर रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम बुक करने की सोच रहे हैं आप टाइम प्रैक्टिस करें। मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो लास्ट तक ये नहीं समझते कि रियल एग्जाम में टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है। एंड इनिशियली जरूरी नहीं है कि आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, रूल्स की इम्प्लीकेशन और आपको ये समझना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है और आपको अपनी नॉलेज में इंप्रूव करनी है। लेकिन एग्जाम में जब आपको एग्जाम से पहले एग्जाम बुक करना है नहीं करना है ये आपको पता लगाना है, तो आपको टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। प्लीज प्लीज क्विकली सॉल्व कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ने ही अपने आंसर मार्क किए हैं, बाकियों ने अभी तक अपने आंसर्स भेजे नहीं है। Okay. The Nature Conservation Amendment Act enables the minister of this to register a conservancy। अब देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ये रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इफ इट हैज अ डैश कमिटी, वही रूल्स हैं बार बार, एंड द के बाद नाउन आता है, लेकिन अगर नाउन दे रखे नाउन से पहले एडजेक्टिव। लिख रही हूँ रूल को, अभी भी तक नहीं आया, लिख लो सीख लो। आफ्टर अ एंड द एडजेक्टिव प्लस नाउन कम्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नाउन दे रखे, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। किस तरीके की कमेटी हो सकती है? रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, ये नाउन है, ये नहीं हो सकता। इक्विटेबल कमेटी का वैसे नहीं होता, इक्विटेबल मैनेजमेंट के लिए सही वर्ड है, ये वोकैबुलरी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन देखो, रिप्रेजेंटेटिव कमेटी हो सकती है, मैनिपुलेट वर्ब है नहीं आ सकता, एडजेक्टिव आएगा, ये नाउन है नहीं आ सकता। इक्विटी शेयर्स होते हैं, मैनेज वर्ब है भी नहीं आ सकता। इक्विटेबल कमेटी रिप्रेजेंटेटिव, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इक्विटेबल का मेक सेंस कर ही नहीं रहा है, टॉपिक नहीं है ना वो कैपिटरी का। कमेटी कैसे होती है? देखिए अलग अलग तरीके की कमेटी होती हैं अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीके की कमेटी होती है। क्या आपने देखा होगा कि किसी कमेटी का कोई काम है, किसी का कुछ। तो ये कह रहा है कि नेचर कंजर्वेशन एक्ट है, ये इनेबल करता है मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्टर एनवायरमेंट एंड टूरिज्म की, कि वो रजिस्टर कर सकते हैं। कंजर्वेंसी एनजीओ को कहते हैं, अगर उसके पास क्या है, कंजर्वेंसी यानी कि एनजीओ कैसे रजिस्टर होगी अगर उसके पास किस तरह की कमेटी है, रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आपके पास कोई कमेटी होनी चाहिए कि उनका ये रिप्रेजेंट करने का काम है, उनको लीगल काम है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो यहाँ पर क्या मेक सेंस कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ के देखो, क्योंकि एक्चुअली जब कोई कंपनी बनती है, कोई कमेटी बनती है, कुछ चीजें होती हैं वो आपकी डन होनी चाहिए तब वो बनती है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड करती है फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गेम इन द कंजर्वेंसी, द एबिलिटी टू डैश द फंड्स। ठीक है, द एबिलिटी टू डैश द फंड्स। अब ये लाइन है, लाइन में सब्जेक्ट है फंड्स, फंड समझते हो पैसा। कोई एनजीओ बनता है उसमें लोग डोनेशन देंगे, पैसा आएगा, उस पैसे की बात हो रही है। टू के बाद क्या आती है? मेरे रूल पे आ जाओ। सिंपल है, दो रूल कंबाइन करूंगी, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होगा। टू के बाद मैंने बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब वर्ब्स पे आ जाओ। मैनिपुलेट है, मैनेज है, डेलीगेशन वर्ब नहीं है, दो है। या तो जो है मैं फंड्स को मैनेज कर सकती हूँ, फंड्स को मैनिपुलेट। मैनिपुलेट क्या होता है कि जैसे मैंने कोई बात कर, मैंने उस दूसरे बंदे को कुछ और कह के मैनिपुलेशन कर देते हैं लोग चीजों का। मैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग सर्च भी करके बता रही हूँ, ताकि आप जो है वोकैबुलरी अपने दिमाग में साथ साथ याद कर सके। मैनिपुलेट होते किसी चीज को कंट्रोल करना, ताकि आप अपना उसका फायदा लगा सके, अनफेयर होके या डिसऑनेस्ट होके।
फाइन, तो फंड्स को आप मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? यहाँ पर कोई नेगेटिव टोन पहली बात है नहीं, टोन बहुत सिंपल है कि क्या क्या काम होना चाहिए, मैं आपको आपके काम बता रही हूँ। दूसरा, मैनिपुलेशन तो कोई चीज हो ही नहीं रही कि डिसऑनेस्ट करनी ही नहीं है, एक तरीके की कमेटी बन रही है, लीगल बात हो रही है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो रही है, टोन देखो ना। फंड्स, पैसा आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए कमेटी होनी चाहिए ना, कि एनजीओ में इतना पैसा आ गया, वो पैसे को मैनेज नहीं कर पा रही तो फिर फंड एनजीओ चलेगी नहीं। फाइन, an approved method for the dash distribution of benefits। ऑप्शन देखो, अ एंड द के बाद नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये हमने पहले ही आपको बता दिया था, यहाँ पर जो है एडजेक्टिव इक्विटेबल था, रिप्रेजेंटेटिव था। इक्विटेबल जो है वो यूज नहीं हो, रिप्रेजेंटेटिव होके यही आएगा। लेकिन पढ़ के अगर मैं देखूं, एक मेथड इस तरीके का बना रहे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, जो कि मेंबर्स और डिफाइंड बाउंड्रीज हो, मतलब जैसे कम्युनिटी है, एक कमेटी है, बहुत सारे लोग हैं। अब कमेटी को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि फंड्स का, पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट हो। और फिर क्या चाह रहे हैं वो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स का। बहुत सारी कम्युनिटी में देखिए लोग रहते हैं, गरीब भी अमीर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब उसको भी अगर इतना बेनिफिट है दूसरे को भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्लियर है? सो सिंपल रूल्स है, सिंपल ट्रिक्स है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होएगा, वोकैबुलरी से कॉम्प्लेक्स करेगा पियर्सन उसे, या हो सकता है उसमें कुछ दो या तीन ट्रिक को कंबाइन कर दे, मतलब वोकैबुलरी भी डाल दे, ग्रामर रूल भी डाल दे, और सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता लग रहा, आपको पता नहीं लगेगा कि बात किस बारे हो रही है, आप जो है घूम जाओगे, क्वेश्चन आपको घुमा देगा। लेकिन अगर मेरी ट्रिक्स याद है, क्वेश्चन से घूम नहीं पाओगे। सो ये था आज का सेशन, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। एंड अगर पसंद आया, आपको लाइक करना है। पीटी यूनिवर्स अब मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे साथ आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज डू ज्वाइन आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑल्सो गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी टाइम से जो स्टूडेंट्स हैं वो पीटी के और भी मॉड्यूल्स में स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे चैनल पर जो है मैराथन सीरीज बने, एंड जो है पीटी में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने स्कोर्स को हमारे साथ इम्प्रूव करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जो पुरानी सेशन है वो मिस कर दिए तो उनको देख लीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।